नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आचार्य आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो अपना प्रथम प्रश्न पत्र है प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक या पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास प्लेटो से मार्क्स, यह पुस्तक हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक हैं, पश्चिमी जगत के जो राजनीति पर, राज्य व्यवस्था पर जो उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में जो अपने विचार प्रकट किए, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे राज्य की स्थापना हुई, राज्य कैसा होना चाहिए और राज्य की शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस बारे में हम बात कर रहे थे। जो पश्चिमी विचारक है उसमें हम पिछली कक्षा में हमने पढ़ा प्लेटो और अरस्तु को। अब आज हम नए चैप्टर हॉब्स के साथ बात करेंगे। ये विचारक जो हैं, इन्होंने अपने जो तत्कालीन समय पर, उस समय जो राज्य व्यवस्था थी, उस राज्य व्यवस्था पर अपने विचार प्रकट किए और कुछ सिद्धांत पारित किए, जिन सिद्धांतों का प्रयोग कर हम अच्छी राज्य व्यवस्था के बारे में विचार कर सकते हैं। बच्चों, मैंने जो वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए हैं। मेरा ही मानना है कि आपको लिखित में भी कुछ प्राप्त हो, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर इसमें से आप उतारें और एक रजिस्टर में प्रश्न वाइज उनके आंसर लिख करके और रखें, जिससे आपको एग्ज़ाम के समय पर, जब आपकी परीक्षाएं चालू हों, उस समय जो समय मिले, उस समय आप उन प्रश्नों का दोहरान कर लें और एक बार फिर सुन लें। मैंने इसमें वही प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसे जैसे पढ़ा जाए वैसे वैसे हमें लिखना भी है साथ साथ में। आज हम बात कर रहे हैं हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसको समझने के लिए मानना होगा कि एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था में आप चले जाइए जहां पर न्याय नहीं है। मत्स्य न्याय वाला सिस्टम हो, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती और चारों तरफ हाहाकार की स्थिति उत्पन्न है। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में हमने मनु जो पढ़ा था, उसमें भी वो कहता है कि पृथ्वी पर जब अराजकता की स्थिति पैदा हुई, उस समय ईश्वर ने एक राजा का निर्माण किया और वो राजा शासन करता है। उसी प्रकार हॉब्स जो थॉमस हॉब्स है, उन्होंने भी इस टाइप का विचार प्रकट किया कि पृथ्वी पर बहुत बड़ा हाहाकार हो चुका है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्राणों को हरने के लिए तैयार है। ऐसी व्यवस्था में
जीना दुश्वार हो जाता है कि हम कैसे जी। इसलिए जो हाब्स का लेवायथन है वो मनु है, इंडियन थिंकर्स मनु है, उसका ईश्वर है। इस सामाजिक समझौते सिद्धांत में काल्पनिकता नहीं है, क्योंकि जो समझौता हो रहा है वो समझौता सभी के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है और सभी अपनी सुरक्षा के लिए समझौता कर रहे हैं। राज्य में ऐसी व्यवस्था हो कि सभी सुरक्षित हों। हर थिंकर या हर विचारक जो सिद्धांत प्रतिपादित करता है उसकी उस समय की क्या परिस्थितियां रही उस पर डिपेंड करता है। जो हाब्स था, जब ये माँ के पेट में थे उस समय वहाँ क्रांति हुई और माँ बहुत भयभीत हुई। जब इसका जन्म हुआ तब ये इतने डरे हुए थे कि वास्तव में मानव जो है वो क्रूर, अत्याचारी और स्वार्थी होता है। इस मानव स्वभाव को ध्यान में रखकर उसने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामाजिक समझौता का तात्पर्य है कि व्यक्ति ऐसे समझौते के साथ राज्य में रहना चाहता है जहां वो सुरक्षित महसूस करे। पहले हम थोड़ा सा देखते हैं हाब्स का जीवन परिचय। थॉमस हाब्स का जन्म वेस्टपोर्ट, इंग्लैंड में हुआ था। थॉमस हाब्स कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। जो आज हम अंग्रेज़ जिनको बोलते हैं वो अंग्रेज़। वेस्टपोर्ट इंग्लैंड में 1588 में हुआ था। उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव उस पर सबसे अधिक पड़ा। जब वह छोटा था तभी से इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो चुके थे। उस पर सबसे अधिक प्रभाव इंग्लैंड के युद्ध का पड़ा। उस समय जब वो बाल्यावस्था में था उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था और उस गृह युद्ध में वो भयभीत था और उसका वो भयभीतपन जो मानव स्वभाव है उसके मन मस्तिष्क में घर कर गया। उसने 1651 में लेवायथन नामक पुस्तक की रचना की। उनकी जो मुख्य पुस्तक कौन सी है? लेवायथन। कब की? 1651 में, जिसमें उसने सामाजिक समता सिद्धांत का वर्णन किया। लेवायथन पुस्तक में उसने सामाजिक समता सिद्धांत का वर्णन किया। उस समय इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच संघर्ष हो रहे थे, जिसके कारण उस समय अराजकता फैली हुई थी। इन सब कारणों ने उसके समक्ष मनुष्य का घृणित पक्ष रखा। जो थॉमस हाब्स थे वो जो बाल्यावस्था में थे तो इंग्लैंड में जो क्रांति हो रही थी, जो गृह युद्ध हो रहा था, आज उसको हम भारत पाकिस्तान जो बंटवारा हुआ था उस बंटवारे के अंदर जो नरसंहार हुआ था, उस समय कोई बालक होगा तो उसके मन में यही विचार होगा कि वास्तव में कितना कट्टरता का व्यवहार है। संजय दत्त की वो फिल्म देखी है आपने, जिसमें
भारत पाकिस्तान का बंटवारा दिखाया गया था। उस भारत पाकिस्तान बंटवारे में किस प्रकार हिंदू और मुस्लिमों में रक्तपात हुआ। उस रक्तपात में यदि किसी बालक ने देखा होगा तो वो बालक के मन में कितना बड़ा भय पैदा होता। और उससे यदि पूछा जाए उस बालक से कि व्यक्ति कैसा है, तो वो उसको मनुष्य को घृणित मानेगा, मनुष्य को अत्याचारी मानेगा, स्वार्थी मानेगा। मानव स्वभाव। अब बात करते हैं उसके मानव स्वभाव। हॉब्स सबसे अधिक अपने जीवन में घटित घटनाओं से प्रेरित हुआ। उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध हो रहा था, जिसने हॉब्स के मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव डाला। अतः हॉब्स ने अपने मानव स्वभाव के अंतर्गत मनुष्य को स्वार्थी, अहंकारी एवं क्रोधी, हिंसक बताया है। जो मनुष्य का स्वभाव है वो स्वार्थी होता है, अहंकारी होता है, क्रोधी होता है और हिंसक होता है। ये चीज़ भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय जो बच्चा होगा वो देख सकता था। उसी प्रकार हॉब्स के यहाँ इंग्लैंड में भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी कि तलवार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा था, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा कर रहा था, उस पर क्रोध कर रहा था, और अपने स्वार्थों के लिए वो व्यक्ति इतना हिंसक भी हो गया था कि एक दूसरे को प्राण के घाट उतार रहा था। उसका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से ही बुरा होता है, वह अपने बचाव में कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, चाहे वह नैतिकता के अनुरूप हो या उसके खिलाफ हो। जब किसी अन्य के माध्यम से मनुष्य का फायदा होता है तब वह अन्य लोगों के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन जब उसका फायदा नहीं होता है तब वह अन्य लोगों का साथ छोड़ देता है। हॉब्स ने मनुष्य को हिंसक भी कहा है। उसका मानना है कि मनुष्य स्वयं स्वभाव से ही हिंसक व युद्ध विनाशी रहता है। उसे जब भी ऐसा करने का अवसर मिलता है तो वह इसका गलत लाभ लेने में से ही नहीं चूकता। इस प्रकार हॉब्स के बुरे स्वभाव का वर्णन हमने देखा कि जो उसका जो मानव है वो बड़ा क्रूर, हिंसक, अत्याचारी, स्वार्थी, लोभी, जितने भी अवगुण मानव में पाए जाते हैं वो सब आप जानते हैं। व्यक्ति इस टाइप का ही होता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, क्योंकि वहाँ उसका स्वार्थ इम्पोर्टेंट आता है। जब व्यक्ति को किसी से काम होता है या जब व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो इतना भी गिर जाता है कि उसकी चापलूसी करना या उसके साथ में संबंध स्थापित करना, मैत्री संबंध, अच्छे संबंध स्थापित करता है, क्योंकि वहाँ उसके स्वार्थ निहित होते हैं। जब उसके स्वार्थ समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति आपको टाटा कर देगा, क्योंकि वहाँ उसका स्वार्थ सिद्ध हो चुका है। उसने अपने जो आपसे जो आवश्यकता है वो पूर्ति कर ली है।
इसका मतलब ये है कि वो मानव स्वार्थ के रूप में पोलाइट होता है, और जहाँ स्वार्थ खत्म होता है तो अपने हिंसक प्रवृत्तियों में आ जाता है। एक बहुत बड़े थिंकर हैं, वो ये कहते हैं, मनुष्य वर्क, टाइम और मनी। वर्क का मतलब होता है कार्य, टाइम का मतलब होता है समय, और मनी मतलब पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद। यह ज़्यादा चाहता है और कम देता है। वर्क मतलब काम, किसी से काम करवाना हो तो चाहता है कि वो अधिक काम करे। टाइम, उसको कम से कम आपको टाइम देना पड़े। मनी, कम से कम पैसा खर्च हो। ये हर व्यक्ति की मानसिक आवश्यकता होती है। जब उसको देना हो तो कम जाता है और लेना हो तो ज़्यादा चाहता है। किसी से काम लेना हो तो काम चाहता है। टाइम किसी की आवश्यकता है तो उस व्यक्ति की आवश्यकताओं को लेना चाहता है। मनी, पैसा कम खर्च करना चाहता है। जब इनकी वर्क, टाइम और मनी की आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति हिंसक हो जाता है। जब उसको देने की बारी आती है तो हिंसक हो जाता है। इसलिए मानव स्वभाव हाब्स का ये कहता है कि जब हाहाकार की स्थिति होती है उस समय मनुष्य एक दूसरे को क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ हाब्स के मानव स्वभाव को समझने के लिए एक हिंदी फिल्म थी अपनी, सनी देओल की, गदर। जो गदर में भारत पाकिस्तान का बंटवारा और उसमें जो मारकाट हुई थी गदर में, वैसी की वैसी स्थिति इंग्लैंड में हुई थी। उस समय कोई बच्चा हो, साल, 1.5 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का, वो बच्चा उस नरसंहार को देखे तो उसके मन में कितना भय उत्पन्न हो, और उससे पूछा जाए बाद में जब बड़ा हो तो वो उससे पूछा जाए कि व्यक्ति कैसा, तो वो व्यक्ति ऐसा ही बताएगा जैसा कि हाब्स ने अपने मानव स्वभाव में बताया था। प्राकृतिक अवस्था की बात करें, हाब्स ने अपने सामाजिक समझौते में प्राकृतिक व्यवस्था की बात की कि किस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी। जब समझौता होता है तो समझौते के लिए किस प्रकार की व्यवस्था विद्यमान थी, इसके बारे में बात करते हैं। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में केवल व्यक्ति को 2 ही अधिकार प्राप्त थे। जो प्राकृतिक अवस्था थी उस समय व्यक्ति को केवल 2 ही अधिकार प्राप्त थे। पहला, अपने जीवन की रक्षा का अधिकार, अपने जीवन की रक्षा का अधिकार। दूसरा, अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार। प्राकृतिक अवस्था में 2 अधिकार कौन से थे? पहला, अपने जीवन की रक्षा, अपने आप को बचाओ, और अपने आप को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को मार दो या क्षति पहुंचा दो। ये ऐसी व्यवस्था उस प्राकृतिक अवस्था में थी। इस व्यवस्था में व्यक्ति अपनी जीवन की रक्षा के नाम पर किसी भी अन्य व्यक्ति की हत्या कर सकता था तथा अपने जीवन को बढ़ाने के लिए अन्य लोगों की संपत्ति को भी हड़प सकता था। प्राकृतिक अवस्था में क्या होता है कि जो बलशाली होता है वो व्यक्ति, जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को ख़त्म कर देता है, और उसके पास जो संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसको हड़प लेता है, क्योंकि वो उसको अधिकार प्राप्त था, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो उसको रोके। मानव स्वभाव से बुरा होने के कारण वह अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरा भी नहीं हिचकिचाता है। हर व्यक्ति
दूसरे व्यक्ति से लड़ने लगता है तथा आपस में परस्पर विश्वास नहीं करता है। इस अवस्था में जीवन की कोई कीमत नहीं है। कोई भी किसी को समाप्त कर सकता है। यह अवस्था शक्ति ही सत्य है पर आधारित है। अन्य शब्दों में कहें कि यह अवस्था एक जंगल राज है तो गलत नहीं हो। हाब्स के अनुसार इस अवस्था में कुछ विवेकशील लोग भी होंगे जो शांतप्रिय होंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट बात आई है कि उस आहाकार की स्थिति में, मानव स्वभाव की उस आहाकार की स्थिति में हाब्स का मानना है कुछ लोग विवेकशील भी होंगे। जो गदर फिल्म है उसमें देखा होगा आपने कि एक दूसरे को तलवार से मार रहे हैं, काट रहे हैं, कोई बच्चा देख रहा है। उसमें एक हीरो भी होता है, वो शांतप्रिय होता है, या उसमें व्यक्ति के लिए, लोगों के लिए प्यार होगा। तो कहता है कि ऐसा व्यक्ति भी होंगे उस व्यवस्था में जो विवेकशील भी होंगे, बुद्धिमान भी होंगे और शांतप्रिय होंगे, जो मारकाट का विरोध करते होंगे। अब समझौते का कारण देखिए। जो सामाजिक समझौता हुआ उसका कारण क्या था? जब सब जगह आकार की स्थिति पैदा थी, एक दूसरे को मारने पीटने की व्यवस्था थी, प्राकृतिक अधिकारों में वो व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को हनन कर लेता था और अपने जीवन रक्षा के लिए वो दूसरे को मार भी सकता था और अपनी संपत्ति को बढ़ा सकता था, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था। अब ऐसी स्थिति में कुछ शांतिप्रिय लोग भी होंगे जो शांति चाहते होंगे। अब हाब्स से कहता है कि समझौता का कारण क्या होगा, तो हम समझौता का कारण देखते हैं। जैसा कि हाब्स ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था की स्थिति शक्ति ही सत्य पर आधारित थी, अतः इससे लोगों को हमेशा अपनी जान एवं संपत्ति छिन जाने की चिंता रहती थी। अतः लोगों ने सामूहिक तौर पर मिलजुल कर एक राजनीतिक समुदाय अर्थात राज्य को बनाने का निर्णय किया होगा, ताकि लोग अपनी जान एवं सम्मान को सुरक्षित कर सकें तथा राज्य उनकी रक्षा कर सके। जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें एक दूसरे को मार काट की स्थिति थी और राज्य नाम की संस्था नहीं थी, तो उनके मन में आया कि ऐसी कोई संस्था बने जिससे हम शांतिपूर्ण रहें। अब अगला देखिए, समझौता का जो हमने कारण लिया। अब समझौता क्या हुआ? प्राकृतिक अवस्था में जीवन अत्यंत कठोर होने के कारण लोगों ने इस अवस्था को त्याग देने का फैसला किया। उनके अंदर जो भय की भावना थी उसको त्याग करने का फैसला उन्होंने किया। इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ एक दिन जीवन को जीना ही एकमात्र कार्य था। इस अवस्था को छोड़ते हुए लोगों ने एक नई संस्था की स्थापना का निर्णय लिया, जिसे हम राज्य कहते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने एक समझौता किया जिसमें हर व्यक्ति परस्पर दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने अधिकार एवं शक्ति इस सभा अथवा राज्य को सौंपता हूँ, ताकि यह हम पर शासन करे एवं हमारे जीवन की रक्षा करे, और इसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का निषेध इसी मात्रा में करें। इस प्रकार लोगों के द्वारा किए गए इस समझौते में को थॉमस हाब्स सामाजिक समझौते के नाम से पुकारता है। यहाँ एक चीज़ देखें आप कि हाब्स ने क्या किया कि समझौता बताया कि समझौता कैसे हुआ। जब सब जगह हाहाकार की स्थिति पैदा थी, जीवन रक्षा का अधिकार प्राप्त था, एक दूसरे को मारकाट करने का अधिकार प्राप्त था, तो ऐसी स्थिति में सभी ने ये विचार किया कि क्यों न एक ऐसी संस्था या राज्य की स्थापना की जाए या राजा की स्थापना की जाए जो
हमें इस बहस से मुक्ति दिलाई। तो सभी ने क्या किया कि जो उनके प्राकृतिक अधिकार थे, जीवन जीने का अधिकार, जीवन को जीने के लिए किसी दूसरे को मारने का अधिकार और अपनी संपत्ति को बढ़ाने का अधिकार को समाप्त किया जाए, क्योंकि इससे एक दूसरा सुरक्षित नहीं है। और वह कहता है कि व्यक्ति अपने सारे अधिकार एक ऐसी संस्था, एक राज्य को दे जो उनके जीवन जीने के अधिकार की रक्षा को बनाए रखे, परंतु किसी को हानि नहीं पहुंची। और उन्होंने एक ऐसा सामाजिक समझौते का निर्माण किया जिसे हाब्स सामाजिक समझौते के नाम से जानते हैं, बताते हैं, जो उन्होंने लेवायथन में प्रकट किया। अब वो समझौता हुआ, उस समझौते के बाद में राज्य बना। अब वो राज्य कैसे बना वो देखिए आप। नवीन राज्य का उदय। हाब्स पुरानी अवस्था को त्यागने के बाद एक नवीन राज्य की कल्पना करता है जिसमें शासन तथा राज्य द्वारा होगा तथा इस अवस्था में लोगों के जीवन की गारंटी होगी। जो उनके जीवन जीने का अधिकार है, उनके जीने की जो अवस्था है वो शांत प्रिय होगी। ऐसी गारंटी राज्य देगा कि किसी को भी कोई हानि नहीं होगी और मैं सभी की रक्षा करूँगा। कौन करेगा? राज्य उनकी रक्षा करेगा। इस अवस्था में प्राकृतिक अवस्था के समान अराजकता व जंगल राज नहीं होगा। जो मत्स्य न्याय है वो नहीं होगा, बल्कि सभी लोग कुछ निश्चित नियमों में बंधे होंगे। हाब्स ने इन लोगों का अधिकार लेवायथन नामक एक दैत्य अथवा महामानव को दिया जो सर्वशक्तिमान है। अब यहाँ ये कहता है कि जो सामाजिक समझौता हुआ, उस सामाजिक समझौते में एक महामानव जो सर्वश्रेष्ठ हो, सभी से ताकतवर हो, ऐसा मानव बना जो सर्वशक्तिशाली हो, जो आपकी सभी की रक्षा करने के लिए तैयार हो, जैसे जंगल में राजा शेर। देखने से पता चलता है कि यह एक संप्रभु राज्य अथवा सभा है जिससे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। हाब्स के अनुसार इस राज्य का प्रथम उद्देश्य लोगों के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करना है। इस राज्य के शासक अथवा लेवायथन नामक शासक को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। यह तक व्यक्ति भी इस शासक का विरोध नहीं कर सकते। जो लेवायथन है उसको संपूर्ण अधिकार हमें सौंप दिए हैं। वो महामानव है, उसको हमने संपूर्ण अधिकार सौंप दिए हैं। तो ये माना जाए कि हमने जब उसको अधिकार सौंप दिए, हमने उसको सम्मति से उसको चुन लिया है, तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते। क्योंकि यदि व्यक्ति इसका विरोध करता है तो इसका तात्पर्य ये होगा कि व्यक्ति खुद के द्वारा बनाए गए समझौते का विरोध कर रहा है। यदि यह समझौता अर्थात लेवायथन नष्ट हो जाता है तो मनुष्य पुनः प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएगा। इसलिए हाब्स किसी व्यक्ति को भी लेवायथन का विरोध करने का अधिकार नहीं देता है। उस महामानव का जो विरोध करना है वो कोई उसका विरोध नहीं करता है। इस शासक की सर्वसंपन्नता एवं निरंकुशता से पता चलता है कि हाब्स द्वारा निर्मित यह राज्य एक राजतंत्रात्मक राज्य होगा। राजतंत्रात्मक राज्य कैसा होता है? जहाँ एक राजा होता है और वो सर्वशक्तिशाली होता है, उसके अधीन पूरी प्रजा होती है। उस राजा का विरोध करना भी पाप माना जाता है और वो राजा उसको मृत्युदंड भी दे सकता है। तो ऐसी व्यवस्था में जो हाब्स है उसका कैसा राज्य स्थापित हुआ? राजतंत्रात्मक राज्य स्थापित हो गया। अब आप बात करते हैं सामाजिक समता सिद्धांत की विशेषता। इसकी पहली विशेषता यह है कि समझौता सामाजिक है, शासकीय नहीं है। समझौता समाज के लोगों के बीच में हुआ है, राजनीतिक समझौता नहीं हुआ है, किस पार्टी का नहीं, केवल सामाजिक समझौता हुआ है, लोगों के बीच में समझौता हुआ है। शासकीय समझौते में शासक और शासित में समझौता होता है, किंतु हाब्स का समझौता राजा और प्रजा के बीच में मध्य नहीं है,
बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच हुआ है। समझौता करने वाले पक्ष व्यक्ति हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करके संप्रभु शासक की सृष्टि करते हैं। हाब्स का जो सामाजिक समझौता हुआ है, उस सामाजिक समझौते में इन्होंने किसी राजा से समझौता नहीं किया, किसी शासक से समझौता नहीं किया कि हम सारे संपूर्ण अधिकार इस राजा को दें। नहीं, यहाँ शासक ने उनसे पृथकता रखी है, क्योंकि जो राजा है, जो महामानव है, जो लेवायथन है, उसकी आवश्यकता नहीं है समझौता करना। आवश्यकता किसकी है? वहाँ जो निवास करने वाले लोग हैं उसकी आवश्यकता है समझौता करना, क्योंकि वो अपनी जान की सुरक्षा चाहते हैं, अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। तो जो समझौता हुआ वो व्यक्ति के बीच में हुआ है, व्यक्ति और राजा के मध्य नहीं हुआ, शासन के मध्य नहीं हुआ, व्यक्ति के मध्य समझौता हुआ है। अतः समझौते का शर्त शासक पर लागू नहीं होते, शासक उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि आवश्यकता किनकी थी? आवश्यकता वहाँ के लोगों की थी, न कि उसे लेवायथन की थी समझौता करना। दूसरा है, शासक समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं है, अतः वह जो कुछ भी करता है उसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है तथा पूर्णतः निरंकुश होता है। यह तभी संभव होगा जब शासक निरंकुश होगा, क्योंकि निरंकुश होगा तभी तो उस पर अंकुश लगाएगा उन अत्याचारों पर। यदि वो पोलाइट होगा, नरम होगा, तो उन पर अंकुश नहीं लगा सकता। जिन उद्देश्यों से समझौते की रचना हुई है वे समझौते के अंग मान दिए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक उनकी पूर्ति होती रहेगी तब तक समझौता जारी रहेगा। चौथा, यह मनुष्य के भय पर आधारित है। हिंसा से उत्पन्न मृत्यु का भय ही मनुष्य को यह समझौता करने के लिए बाध्य करता है। जो समझौता करना है वो व्यक्ति क्यों कर रहा है? कि अपने जीवन की सुरक्षा चाहता है, दूसरे से डर उसको खत्म करना चाहता है। व्यक्ति चैन की नींद सो सकता है, इसलिए वो समझौता कर रहा है। शासक सर्वोच्च विधायक होता है, उसके आदेश ही नियम एवं विधि होते हैं। शासक सर्वश्रेष्ठ होता है, उसके आदेश ही नियम है, उसने जो कह दिया वो ही न्याय है। प्राकृतिक अवस्था में एकाकी रहने वाले व्यक्तियों ने इस समझौते के माध्यम से समाज का निर्माण किया, अतः यह एक सामाजिक समझौता हुआ है। प्रजा द्वारा किसी भी कारण से किया जाने वाला आज्ञाभंग अन्यायपूर्ण है, क्योंकि वह अपनी व्यक्तिगत इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देने वाले उपयुक्त समझौते के प्रतिकूल है। समझौते द्वारा विभिन्न संघर्षत इच्छाओं का स्थान एक प्रतिनिधात्मक इच्छा ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार शासक के हाथ में एक सामूहिक सत्ता आ जाती है। वह एक कृत्रिम व्यक्ति है, क्योंकि वह समझौता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को प्राप्त कर लेता है, अतः वह प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम बात करते हैं हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना। हम हर सिद्धांत को जब तक नहीं मानते हैं जब तक इसकी समालोचना नहीं, क्योंकि कोई भी सिद्धांत किसी ने कह दिया कि साहब 2 और 2 4 होते हैं, तो क्यों माने? देखिए तो सही, 2 इधर रखो और 2 इधर रखो, फिर जोड़ के देखो कि 4 होते हैं या 5 भी हो सकते हैं। तो हमें कोई भी सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को मानने के लिए हमें पूर्वग्राही नहीं होना चाहिए कि गलत है ये सही है, नहीं, उस परिस्थिति में सही हो सकता है। फिर भी किसी भी सिद्धांत की आलोचना करना हमारा कर्तव्य है, जिससे उस सिद्धांत में कुछ परिवर्तन आए और वो सिद्धांत सर्वमान्य हो। यदि हमने उसका विरोध नहीं किया सिद्धांत का, तो हो सकता है वो सर्वमान्य है। जैसा कि लोगों ने कहा कि ईश्वर ये है, भगवान ये है,
हमने देखा नहीं, ना ही अनुभव किया, मगर हम उसको मानते हैं, क्योंकि हो सकता है पहले के लोगों ने माना हो कि ईश्वर ही है। आलोचकों ने हाब्स के सामाजिक समता सिद्धांत का कड़ा विरोध किया, जिसको हम बात करते हैं, देखते हैं। पहला, मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण। हाब्स ने मनुष्य का स्वभाव दोषपूर्ण, एकाकी और निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वह मनुष्य को घोर स्वार्थी, कपटी, क्रूर, लालची बताता है। उसमें सहानुभूति, दया, परोपकार, प्रेम, मानवीय गुण नहीं होते हैं। हाब्स ने सर्वथा बुला देता है, वह केवल उसकी पार्श्विक प्रवृत्ति पर ही बल देता है। ऐसे एक पक्षी दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण होना संभव नहीं है। प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक, जो हाब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था बताई वो ठीक नहीं लगती, मान्य नहीं लगती। हाब्स की प्राकृतिक अवस्था असत्य, अस्वाभाविक और अनैतिहासिक है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकाकी और ऐसी दशा में रहता था जिसमें हत्या, हिंसा, छल कपट का साम्राज्य था, किंतु समता होने के बाद वह सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। उसकी प्रवृत्ति में इस प्रकार एकाक परिवर्तन कैसे आ गया कि उसने अराजकता और अव्यवस्था को सुव्यवस्था में परिवर्तित कर लिया। एक ही क्षण में प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्य ने संघर्षपूर्ण जीवन को छोड़कर संयोगी जीवन की पद्धति को कैसे अपना लिया। यहाँ एक बात देखिए कि जो कुत्ते हैं, उदाहरण लेते हैं, कुत्ते हैं जो जंगली हैं, ऐसी व्यवस्था बताई उसने। जैसे मान लो कोई पशु मरा हुआ मिल जाए तो कुत्ते उसको छड़पते हैं, झपट के मारते हैं, खाते हैं, फिर एक दूसरे से लड़ते हैं, खून खराबा करते हैं। उनके स्वभाव में सामाजिक समता होते ही कैसे परिवर्तन हो जाता है कि वो कुत्ते शांति प्रिय होकर बैठ जाएं, वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो ऐसा संभव नहीं है कि व्यक्ति इतना क्रूर, अत्याचारी और लालची, कपटी होकर शांत प्रिय हो जाए, ये संभव नहीं है। प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता असंगत। प्राकृतिक दशा का वर्णन करते हुए हाब्स ने यह भी प्रतिपादित किया कि उसमें व्यक्ति को कुछ भी अधिकार प्राप्त होते हैं जिसका रूप प्राकृतिक होता है। अराजकतापूर्ण प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का कोई अधिकार हो सकता है, यह कहा जाना अतार्किक है। अतार्किकता, जो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें अतार्किकता, कहीं तोलमोल नहीं बैठ रहा। हाब्स की यह भ्रमपूर्ण धारणा है कि आदिम समाज में मनुष्य एकाकी रहता है। हाब्स को यह ज्ञान नहीं था कि मनुष्य में सामाजिक जीवन की तत्वों का कभी अभाव नहीं रहा। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि व्यक्ति कभी इस प्रकार अकेले नहीं रहे, वह किसी न किसी प्रकार के समाज में रहते हुए आए। निरंकुशता का समर्थन। हाब्स द्वारा स्थापित शासन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है और यह पूरी तरह से निरंकुश है। उस पर न तो कानून का अंकुश है और न ही व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का ही कोई अंकुश है। वस्तुतः हाब्स ने अपने समता सिद्धांत द्वारा मनुष्य को सर्वथा अधिकार शून्य करके लेवायथन की दास्तां में जकड़ दिया। इसमें मनुष्य की स्थिति लेवायथन रूपी चरवाहे के द्वारा हाँके जाने वाले पशु के झुंड जैसी लगती है। यहाँ जो निरंकुशता दिखाई है कि जो सामाजिक समझौता हुआ उसमें जो लेवायथन है उसको मुखिया मान लें, उसको गुवाड़ मान लें जो जानवरों को हाँकता निकले, या फिर उन पर अंकुश लगाने का कार्य करें। तो मानव पे ऐसे संभव नहीं हो सकता है ना। और व्यक्ति किसी भी के अधीन रह करके या कोई ऐसी सत्ता के अधीन रह करके जो उनको दबाए, ऐसा उन्होंने अपना लेवायथन बताया कि लेवायथन इतना क्रूर
और महामानव था जो सभी को डरा के रख सकता था। अब हम बात करते हैं सामाजिक समझौते सिद्धांत का महत्व, क्योंकि कोई भी सिद्धांत जब उसने आलोचना की हमने उसकी, तो स्वाभाविक है कि उसने कोई सिद्धांत दिया है तो वो मान्य भी होगा, क्योंकि सिद्धांत हर स्टेप को आगे लेके चलता है। जिस प्रकार प्रयोगशाला में जो साइंटिस्ट होते हैं वो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स मिलाते हैं और केमिकल्स मिला करके कोई बनाते हैं चीज़, तो उसका हमने विरोध भी करते हैं, परंतु उसमें कुछ अच्छाई होगी। जिसने भी दारू बनाई होगी केमिकल्स में बना बुनू करके, तो बनाई तो होगी उसने। अब ये बात अलग है कि उसके पीने के बाद में आदमी क्रूर अत्याचारी हो सकता है, क्या पता दारू दवा का भी काम कर दे। इसलिए हम इसका महत्व भी समझना चाहिए। यद्यपि हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की घोर आलोचना की गई, किंतु फिर भी इस सिद्धांत का अपना एक महत्व है। हाब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को प्रतिपादित इस सत्य का प्रतिपादन किया कि राज्य न तो ईश्वर द्वारा संपन्न देवी संस्था है और न किसी प्राकृतिक विकास का परिणाम, वरन यह तो मानव निर्मित एक ऐसी संस्था, प्रथम संस्था है जिसे व्यक्ति द्वारा अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है। अतः इस उद्देश्य को प्राप्त करने का राज्य का एक साधन मात्र है, स्वयं में साध्य नहीं। हाब्स के चिंतन को वैज्ञानिक माना जाता है क्योंकि उसने मानव स्वभाव का यथार्थ चित्रण किया है। मानव स्वभाव के विश्लेषण पर ही उसने अपने सिद्धांत को डाला है। इस प्रकार आज हमने हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात की कि सामाजिक समझौता किस प्रकार उनके बीच में हुआ, और वो सामाजिक समझौता सिद्धांत सर्वमान्य सत्य हो, इसके लिए हमने उसकी समालोचना और उसका महत्व भी प्रतिपादित किया। जो सामाजिक समझौता हुआ उसके बाद जो राज्य का निर्माण हुआ उसको वो लेवायथन कहता है, और वो सभी में शांति स्थापित करने का कार्य करता है। हाब्स बहुत बड़े व्यक्तिवादी थे। जो हाब्स का समझौता हुआ था वो व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए हुआ था, जिससे व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आज इस क्लास में इतना ही। आप सब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप जो भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, और मैंने जो आपको नोट्स बनाए हैं वो इस टाइप के बनाए हैं कि व्यक्ति या आप लोग इसको कॉपी में उतारें, बार बार रिकॉर्डिंग सुनें, जिससे आपकी एग्ज़ाम के समय आप उन नोट्स को पढ़ें, वीडियो सुनें और निश्चिंत रहें कि इससे बाहर कुछ नहीं होगा। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। कोरोना महामारी है, इस महामारी में अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, जितना हो सके सामाजिक दूरियां बनाए रखें। महामारी ख़त्म होते ही सभी वापस मिलेंगे, आपके साथ रूबरू होंगे। इस समय सैनिटाइज और मास्क का प्रयोग करते रहें। सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे नए टॉपिक के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद। और विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखें, ये महामारी भयंकर है परंतु मानसिक रूप से नहीं, इसका इलाज संभव है।
सभी को समझाएं, सभी को सुरक्षित रखें और सभी के भलाई के कार्य करें। अंतिम इतना ही। सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल।